सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम अपना 19 सितंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है, जैसा कि हमें पता है, कल राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उसमें उन्होंने एक्यूज़ किया जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी हैं उनको, कि वो जो लोग लार्ज स्केल में अटेम्प्ट कर रहे हैं इलेक्टोरल रूल से लोगों का नाम डिलीट करने में, उनकी हेल्प कर रहे हैं। और उन्होंने बोला कि 6018 टारगेटेड डिलीट किए गए वोट कहाँ पे, एक अलंद कॉन्स्टिट्यूएंसी है कर्नाटका में, वहां पे इतने नाम डिलीट किए गए इलेक्टोरल रोल से। और एक्यूज किया कि इन डिलीशन के लिए एक सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर और फोन्स का यूज हुआ है, और वो भी जो है आउटसाइड द स्टेट, नॉट विद इन द स्टेट। फोन नंबर्स जो है आउटसाइड स्टेट्स के थे। और इलेक्शन कमीशन ने इन क्लेम्स को इनकरेक्ट और बेसलेस बोला है। और बेसिकली राहुल गांधी ने कर्नाटका की जो सीआईडी है उससे रिपीटेडली जो है जो ये सॉफ्टवेयर्स और फोन्स यूज हो रहे हैं उनका आईपी और जो आईपी और टेक्निकल डिटेल्स जो है वो मांगी हैं। और बोल रहे हैं कि जो कर्नाटका सीआईडी है उन्होंने इलेक्शन कमीशन को 18 लेटर्स जो है लिखे 18 मंथ्स में, रिक्वेस्ट की कि जो है इन सारे फोन्स के आईपी और टेक्निकल डेटा दिया जाए, बट उधर से कोई भी रिस्पांस नहीं आया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और उन्होंने ये भी बोला कि कई सारे ऐसे जो है इसी टाइप के सिमिलर अटैक्स जो है महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी हुआ। और उन्होंने बोला ये सारे इन सारे स्टेट्स के लिए भी सारा यही सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर और फोन्स जो है यूज हुए हैं। और उन्होंने बोला कि जो है जो इलेक्शन कमीशन है वो प्रोटेक्ट कर रहा है वोट चोर्स को, और डिमांड किया ये डेटा विद इन द वीक। और बोला कि इससे भी बड़ा एक रिविलेशन होने वाला है जिसको हाइड्रोजन बॉम्ब बोल रहे हैं। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे सऊदी अरब और पाकिस्तान के डिफेंस पैक्ट के बारे में है, और कि उनके बीच में एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट जो है वो साइन हुआ है। और इसका क्लॉज है कि अगर एक कंट्री पर अटैक होता है तो उसे दोनों पर अटैक माना जाएगा। और पैक्ट हुआ जो है कब हुआ, जब इसराइल ने बेसिकली जो है इसराइल ने जब कतर पर स्ट्राइक किया, तो उसके बाद ये पैक्ट हुआ है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में। तो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के पहले से ही डीप इकोनॉमिक, रिलीजियस और जो है सिक्योरिटी टाइज पुराने हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी ने जो है पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको भी फंड किया था। और ये डील मेनली इसराइल को सिग्नल है। और तो इससे सऊदी अरेबिया ने बेसिकली एक हिंट दिया है कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर प्रोटेक्शन है वो भी इस पैक्ट का हिस्सा है। और पैक्ट का एम बेसिकली डिफेंस कोऑपरेशन और जॉइंट डेटरेंस स्ट्रेंथन करना है। फिर यहाँ पे इसी को लेके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का रिस्पांस दिया हुआ है यहाँ पे, कि इंडिया जो है इस डिफेंस पैक्ट को स्टडी कर रहा है। और ये एक पुराना एग्री पहले से ही अरेंजमेंट था दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने का, जो अब फॉर्मली जो है वो साइन कर दिया गया है, ऐसा बोलता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। और इंडिया इसके इम्प्लीकेशंस को जो है नेशनल सिक्योरिटी, रीजनल और ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए स्टडी करेगा। और गवर्नमेंट अपने नेशनल इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी है। और उन्होंने बोला कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो डिकेड से जो है स्ट्रांग है। और सऊदी अरेबिया इंडिया का जो है मेजर ऑयल सप्लायर भी है, और गल्फ रीजन में इंडियन वर्कर्स का बड़ा एम्प्लॉयर है। और मिलिट्री टाइज भी रिसेंट ईयर्स में दोनों के बढ़े हैं, इंडिया और सऊदी अरेबिया के। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज़ है, यूएस ने बेसिकली जो है ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन का जो एंटी ड्रग कैंपेन है उसके अंडर उन्होंने कुछ इंडियन बिजनेसमैन, बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स और जो कॉरपोरेट लीडरशिप है उसके वीज़ाज रिवोक किया है और डिनाई कर दिया है। और रीज़न क्या है कि इनका एलिज्ड रोल है स्मगलिंग में। स्मगलिंग क्या, फेंटेनिल प्रीकर्सर। फेंटेनिल प्रीकर्सर जो है ये एक सिंथेटिक ओपियाइड ओपियाइड जो है ड्रग बनाने के लिए यूज होता है। और इसे जो है डेडलीस्ट ड्रग थ्रेट माना गया है यूएस के लिए करेंटली। और ये सिंथेटिक ओपियोइड जो है 50 से 100 गुना जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है मॉर्फिन से भी। और इनके जो ओवर यूज से जो है डेथ भी हो सकती है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, NCST forms panel to look into duties given in 2005। तो नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब्स बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो एसटी कम्युनिटीज की राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बना है। और 2005 में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने जो है इसको 8 एक्स्ट्रा ड्यूटीज जो है वो दी थी, जैसे कि फॉरेस्ट राइट्स को प्रोटेक्ट करना, लैंड एलिनेशन को रोकना,
और पीसा इम्प्लीमेंट करना, रिहैबिलिटेशन चेक करना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एलिमिनेट करना, ऐसी ऐसी 8 ड्यूटी दी थी। लेकिन एनसीएसटी ने बोला कि जो है स्टाफ और जो फंड्स हैं उनकी कमी की वजह से ये काम प्रॉपरली नहीं हो पाया। तो अभी न्यूज़ क्या है कि इन ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए 3 सब कमिटीज़ जो है वो बनाई गई हैं। और अब थोड़ा एनसीएसटी के बारे में देख लेते हैं, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये बेसिकली आर्टिकल जो है 338 ए के अंदर दिया हुआ है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और इन सबको जो है जो इसके मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं। और एसटी बेसिकली इनका फंक्शन क्या है कि जो एसटीज के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड हैं, ये लीगल, ये उनके इम्प्लीमेंटेशन को चेक करना, एसटी के वेलफेयर और डेवलपमेंट पर जो है रिपोर्ट प्रेसिडेंट को बनाकर देना, और सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स को एसटी इश्यूज पे रिकमेंडेशन देना, उनके राइट, लैंड और फॉरेस्ट राइट्स को प्रोटेक्ट करना, डिस्प्लेसमेंट और रिहेबिलिटेशन रिलेटेड इश्यूज देखना, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ओनरशिप है उस पर फोकस रहता है। तो एनसीएसटी के पास बेसिकली सिविल कोर्ट का पावर भी रहता है, सिविल कोर्ट का, यानी कि जो है विटनेस बुला सकता है, डॉक्यूमेंट मंगवा सकता है, एविडेंस बुला सकता है और पब्लिक रिकॉर्ड एग्जामिन कर सकता है। तो ये जो अपनी एनुअल रिपोर्ट होता है ये किसको देता है? ये प्रेसिडेंट को अपनी एनुअल रिपोर्ट देता है। तो अभी जो 3 सब कमिटीज बनी उसमें कौन कौन है? उसमें बेसिकली जो है निरुपम चकमा है, आशा लारका है, और जो थर्ड है जथोथू हुसैन जी हैं, जथोथू हुसैन। ये 3 हैं जो अलग अलग जो है इनको काम दिए गए हैं, तीनों लोग इनमें से देखेंगे। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है ये चाबहार पोर्ट के बारे में है। तो चाबहार पोर्ट बेसिकली कहाँ पड़ता है? ये ईरान में पड़ता है और इसको डेवलप करने में इंडिया ने जो है 200 करोड़ रुपए तक इन्वेस्ट भी किया है 2024 तक। और इंडिया का प्लान था कि जो है इस पोर्ट से पाकिस्तान को बाईपास करके जो है फिर अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंचना। और अभी क्या किया है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने, इस एडमिनिस्ट्रेशन ने एक हार्श स्टेप लिया है कि चाबहार पोर्ट पर जो हमें वेवर मिला था सैंक्शंस पे, उसको जो है रिवोक कर दिया है, खत्म कर दिया है और ये 10 दिन के अंदर इफेक्टिव हो जाएगा। तो 2018 में जो है ये एक स्पेशल वेवर मिला था अंडर ईरान फ्रीडम एंड काउंटर प्रोलिफरेशन एक्ट के अंडर। और वेवर का मतलब है कि सैंक्शंस के बावजूद इंडिया चाबहार में काम कर सकता था। अब ट्रम्प ने इसे कैंसिल कर दिया है कि मतलब अब जो इंडियन कंपनीज या लोग जो है चाबहार पोर्ट में इन्वॉल्व रहेंगे उनको यूएस सैंक्शंस के रिस्क में, वो मतलब उन पे यूएस सैंक्शंस लगा सकता है। और जिससे कि जो है इंडिया की रीजनल कनेक्टिविटी प्लान्स जो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड का था उसको बड़ा झटका लग सकता है। और ये 4th राउंड ऑफ सैंक्शंस है जो इंडिया को डायरेक्टली हिट करेगा। पहले भी इंडिया ने जो है ईरान और वेनेजुएला से ऑयल लेना बंद किया था यूएस के कहने पे, और अभी तक इंडिया ने रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना बंद नहीं किया है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का बोलना है कि अगर ऑयल प्राइसेस जो है वो गिर जाते हैं तो पुतिन के पास कोई चॉइस नहीं रहेगी, यूक्रेन वॉर को उन्हें खत्म करना पड़ेगा। और साथ ही उन्होंने बोला कि रशिया, इंडिया, चाइना, इन सबको रशिया का ऑयल जो है वो लेना जो है बंद करना पड़ेगा। और उन्होंने ये उन यूरोपियन यूनियन और नेटो कंट्रीज को भी पुश किया कि वो रशिया से ऑयल लेना बंद करें। और साथ ही उन्होंने जो इंडिया और चाइना पर जो है सेकेंडरी सैंक्शंस भी लगाए हुए हैं, और इंडिया पर तो 50% तक का टैरिफ भी लगाया हुआ है। इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि जो है ये ट्रेड को एज अ वेपन यूज करते हैं। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे एक आर्टिकल है इक्वलाइजिंग प्राइमरी फूड कंजम्पशन इन इंडिया। तो यहाँ पे बताते हैं कि नेशनल सैंपल सर्वे का जो हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे आया 2024, उसके बाद पॉवर्टी एस्टिमेट जो है पॉसिबल हुआ। और वर्ल्ड बैंक ने अपने 2025 में बोला कि एक्सट्रीम पॉवर्टी का मतलब क्या है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, कि जो लोग $2.15 पर डे से भी कम पे जो है वो जी रहे हैं, जिनकी लिविंग है, वो 2011-12 में बात करें तो 16.2% थे। वही जो है 2022-23 में जो है घट के ये लगभग 2.3% रह गए सिर्फ। यानी एक्सट्रीम पॉवर्टी लगभग जो है ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। और इन्होंने इसका ऑल्टरनेटिव बताया। ऑल्टरनेटिव किस चीज़ को बताते हैं? थाली इंडेक्स अप्रोच बताते हैं। थाली इंडेक्स अप्रोच, इस अप्रोच में क्या बोलते हैं कि जो सिर्फ कैलोरी इनटेक है वो सफिशिएंट नहीं है पॉवर्टी मेजर करने के लिए। और थाली जो है, थाली में जैसे कि जो होती है, क्या है, राइस होती है, दाल होता है, सब्जी, रोटी, कर्ड, सैलेड, जो कि एक बैलेंस न्यूट्रिशन को जो है वो दिखाता है। और फाइंडिंग्स क्या मिली?
फाइंडिंग्स मिली कि जो है अगर रूरल इंडिया की जो है बात करें तो लगभग 50% लोग जो है 2 टाइम की थाली भी जो है अफ़ोर्ड नहीं कर पाते, और अर्बन इंडिया की बात करें तो लगभग जो है यही 20% लोग जो है 2 थाली अफ़ोर्ड नहीं कर पाते दिन की। और मतलब वर्ल्ड बैंक के पॉवर्टी डेटा के बावजूद जो है फूड डेप्रिवेशन ज़्यादा है। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का इसमें रोल बताते हैं कि अगर इसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ऐड कर दिया जाए, यानी जो फ्री और सब्सिडाइज जो चीज़ें मिलती हैं, तो रूरल डेप्रिवेशन यही जो 50% था ये थोड़ा कम होकर 40% चला जाता है, और ये अर्बन डेप्रिवेशन 20% से कम होकर 10% पे चला जाता है। लेकिन रूरल डेप्रिवेशन मतलब अभी भी इसके बाद भी हाई रहता है। तो बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देने के बाद भी इतना रूरल डेप्रिवेशन क्यों है? क्योंकि बोलते हैं कि जो हमारा सब्सिडी सिस्टम है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो प्रोग्रेसिव नहीं है। यानी कि पुअर्स को जो है बेनिफिट नहीं पहुंचाता है। यानी कि रिच भी उतना ही सब्सिडी ले रहे हैं जितना कि पुअर्स ले रहे हैं, उनको उतनी नीड नहीं है। और जो है अर्बन एरियाज में जो है थोड़ा बेटर है, लेकिन जो है 80% हाउस होल्ड्स को अननेसेसरी जो है सब्सिडीज मिल रही हैं। और पॉलिसी सजेशंस देते हैं कि सजेशंस में बोलते हैं कि जो पीडीएस सिस्टम है इसको रीस्ट्रक्चर करना चाहिए, यानी कि इसको जो री प्रोग्रेसिव नहीं है उसको प्रोग्रेसिव बनाना चाहिए, यानी कि जो पुअर्स हैं उनको ज़्यादा सब्सिडीज दो और अननेसेसरी सब्सिडीज को ख़त्म करो। और जो सीरियल्स हैं, सीरियल्स जैसे कि राइस हो गया, वीट हो गया, इनका जो ऑलरेडी इनका जो कंजम्पशन है वो अक्रॉस पुअर और रिच जो है इक्वल हो चुका है। सिर्फ 10% ऐसे हाउस होल्ड्स हैं जहाँ एक्सपेंडिचर सीरियल्स पर होता है, जो है जहाँ हो रहा है जो अननेसेसरी है। तो ओवर सब्सिडी जो है, ओवर सब्सिडी वेस्टफुल है बोलते हैं। और जो पल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, पल्सेस का, वो बेसिकली कॉस्टली होता है और प्रोटीन प्राइमरी प्रोटीन सोर्स है। मतलब पल्सेस सब्सिडी जो है ये न्यूट्रिशन गैप को रिड्यूस करने में जो है न्यूट्रिशन गैप को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे पूरा बोलते हैं वही कि अगर पीडीएस सिस्टम को जो है टारगेटेड और कॉम्पैक्ट बनाया जाए तो इंडिया फूड डिप्रीवेशन को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकता है। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे, इंडिया नीड्स मोर फोकस टू रीच SDG 3 अ क्रूशियल गोल। तो SDG 3 क्या गोल क्या है? बेसिकली हेल्दी लाइफ और जो है वेल बीइंग फॉर ऑल। तो यहाँ पे इंडिया बोला जा रहा है कि इंडिया ने जून 2025 में जो SDG इंडेक्स है उसमें अपना बेस्ट एवर रैंक लेके आया 99 और जो 167 में अचीव किया। जो 2024 में लगभग 109 रैंक थी वो जो है 99 पे आ गई। और प्रोग्रेस मेनली जो है बेसिक सर्विसेज और इंफ्रा में दिखी। और लेकिन हेल्थ और न्यूट्रिशन में बोलते हैं सेक्टर में अभी भी चैलेंजेस हैं, स्पेशली रूरल और ट्राइबल एरियाज में। तो बेसिकली बोलते हैं कि इसमें इंडिया का जो प्रोग्रेस टारगेट के अकॉर्डिंग जो है स्लो है। और मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो की बात करें तो 97 है, हमारा टारगेट है कि इसको 70 ले जाना। और अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट जो है ये 32 है, टारगेट है 25 पे ले जाना। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है 70 ईयर्स है, जिसका टारगेट है 73.63 ले जाना। और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये 13% है, इसका टारगेट है कि 7.83% ले जाना। और इम्यूनाइजेशन की बात करें तो 93.23% है, इसको 100% तक ले जाना है। तो गैप्स के रीज़न क्या हैं कि एक तो हमारा हेल्थ जो इंफ्रा है वो काफ़ी पुअर है, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, और जो है जैसे कि इकोनॉमिक, न्यूट्रिशनल, हाइजीन, लाइफस्टाइल और कल्चरल प्रैक्टिसेस और स्टिग्मा भी जो है इसके कुछ फैक्टर्स हैं। तो सॉल्यूशन के लिए 3 प्रॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी जो है बताते हैं। 3 प्रॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी क्या बताते हैं कि फर्स्ट है यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस, कि फाइनेंशियल बर्डन जो है वो कम करेगा और एक्सेस को इम्प्रूव करेगा जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनकी। सेकंड है हाई क्वालिटी जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं और कोऑर्डिनेटेड जो है केयर होनी चाहिए, यानी कि डिजीज़ का अर्ली डिटेक्शन हो, हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट जो है वो कम हो और लॉन्ग टर्म आउटकम्स हो जिसके। थर्ड बताते हैं कि डिजिटल हेल्थ टूल्स होने चाहिए, डिजिटल हेल्थ टूल्स, यानी कि टेलीमेडिसिन, इंटीग्रेटेड हेल्थ रिकॉर्ड्स और रूरल और अंडर सर्व्ड एरियाज में जो है एक्सेस इम्प्रूव होगा। तो बोलते हैं कि प्रिवेंशन भी इम्पॉर्टेंट है,
स्कूल लेवल हेल्थ एजुकेशन, न्यूट्रिशन, हाइजीन, इन सब में स्कूल में भी इंक्लूड किया जाना चाहिए उनके एजुकेशन में। और ये हैबिट्स बचपन में डेवलप होंगे तो एडल्टहुड में भी फॉलो होंगे। और इस ये फ़िनलैंड और जापान भी इसका एक सक्सेसफुल एग्ज़ाम्पल है। करिकुलम में हेल्थ एजुकेशन को जो है इंक्लूड करना और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और प्राइमरी हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करना। तो एसडीजी रैंकिंग इम्प्रूव इम्प्रूव हुई है। और हेल्थ एजुकेशन और स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर एजुकेशन जो है फाउंडेशन है सस्टेनेबल प्रोग्रेस और विकसित भारत 2047 के। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे आर्टिकल है, इंडिया नीड्स मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी टू डील विद स्टबल बर्निंग। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टबल बर्निंग, जो स्टबल क्या होता है बेसिकली, जो कॉर्न या राइस या व्हीट है उसके जब जो उगता है तो लास्ट में कटिंग करते हैं तो लास्ट में छोटे छोटे पार्ट जो है ज़मीन में लगे रह जाते हैं, तो इसको बाद में जला दिया जाता है, तो उसी को स्टबल बर्निंग बोलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टबल बर्निंग के लिए जो है फार्मर्स को प्रोसिक्यूट करने का जो पॉसिबिलिटी है वो डिस्कस किया। और स्टबल बर्निंग जो है बेसिकली इससे दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, इसमें अक्टूबर और नवंबर में एयर पॉल्यूशन का एक मेजर कॉज है। पॉल्यूशन की वजह से जो है एयर स्मोक जो है काफ़ी ज़्यादा बन जाता है, पूरा धुएं से ऊपर ढक जाता है। तो पॉल्यूशन का मेन रीज़न जो है एग्रीकल्चरल वेस्ट के साथ साथ जो है व्हीकल्स, इंडस्ट्री और गार्बेज बर्निंग भी है। और सेंटर ने जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है उसको बनाकर एक स्टेप लिया, लेकिन 4 साल में जो है बॉडी पॉलिटिकल प्रेशर के वजह से इंडिपेंडेंट एक्शन नहीं ले पाई। एग्जाम्पल बोलते हैं कि एंड ऑफ लाइफ व्हीकल जो है उसका पेट्रोल डीजल की, मतलब जिन गाड़ियों के जो है लाइफ एंड हो जाएगी उनको पेट्रोल और डीजल जो है वो बैन कर दिया जाएगा उनके लिए। और ये रीज़न डिले हुआ क्योंकि पब्लिक और जो पॉलिटिकल प्रेशर है उसकी वजह से। तो इस डबल बर्निंग में जो है जो सेंट्रल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है उसने जुडिशरी को कन्विंस नहीं किया कि प्रॉब्लम जो है फार्मर के इकोनॉमिक कंडीशन और एनफोर्समेंट की वजह से है। और पंजाब ने फार्म जो है फायर्स रिड्यूस दिखाए जबकि एक्चुअल में इंक्रीज था। और जो सेंट्रल जो ये बॉडी है उसने भी डिस्क्लोज नहीं किया। तो फार्मर्स को जेल में डालना डेटरेंट हो सकता है, पर बेटर अप्रोच जो है होगा कि उनको इंसेंटिव्स देना और प्रॉपर लॉ का जो है एनफोर्समेंट करना और ट्रांसपेरेंट जो है इवैल्यूएशन किया जाए इंस्टेड ऑफ जो है आपका कैरेट और स्टिक अप्रोच के। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाई डिड इंडिया कंडेम दोहा स्ट्राइक। तो अभी जो है इसराइल ने रिसेंटली दोहा पर बॉम्बिंग की और इंडिया ने रिसेंट जो है दोहा बॉम्बिंग पे को जो है इसराइल की सॉवरेनिटी वायलेशन के लिए जो है कंडेम भी किया। जो पिछले जो इसराइल स्ट्राइक्स जो किए उन्होंने, इंडिया उस पर चुप रहा था, लेकिन अब की बार जो है उसने कंडेम किया इसराइल को। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जो है स्ट्रॉन्ग वर्डिंग ये मेनली जो कतर और जो गल्फ कंट्रीज के साथ इंडिया के क्लोज टाइज की वजह से है, ना कि प्योरली प्रिंसिपल बेस्ड डिसीजन है। और सितंबर 9 को हमास लीडर के घर पर इजराइल स्ट्राइक हुई थी जिसमें 5 लोग मारे गए थे और इंडिया ने इसे पीस और स्टेबिलिटी के लिए थ्रेट बताया था। और ये स्टैंड इसराइल के दूसरे अटैक्स जैसे कि लेबनान, यमन, सीरिया और ईरान पर इंडिया को इनकंसिस्टेंट रिएक्शन से अलग रख ऐसे उससे अलग है। और कतर के साथ स्ट्रॉन्ग बायलैटरल रिलेशन, गैस सप्लाई और इंडियन डायस्पोरा की वजह से इंडिया ने इस इंसिडेंट पर स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया। और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंडिया को वेस्ट एशिया में अपनी पॉलिसी जो है में बैलेंस मेंटेन करना होगा, जहां इसराइल और अरब वर्ल्ड दोनों के साथ जो है टाइज ध्यान में रखे जाएं। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे डीप सीक के बारे में, हाउ द डीप सीक R1 AI मॉडल वाज टॉट टू टीच इटसेल्फ टू अ रीजन। तो इसमें बोलते हैं कि इमेजिन करिए कि कंप्यूटर जो है उसको सिर्फ चीज़ें याद करना नहीं बल्कि सोच समझकर स्टेप बाय स्टेप डिसीजन लेना सिखाना। और ये एआई का एक बड़ा चैलेंज रहा है। और पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ह्यूमन एग्जाम्पल दिखाए जाते थे, जैसे मैथ्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये तरीका है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बस कॉपी करता था, लेकिन ये स्लो, एक्सपेंसिव और बायस्ड होता था। अब जो है बेसिकली डीप सीक A1 टीम ने जो है एक नया एक्सपेरिमेंट किया है। उन्होंने A1 मॉडल बनाया है, R1 जिसका नाम है, जिसको बोला गया कि आप अपने आप जो है रीजनिंग इसको अपने आप सीखनी है रीइंफोर्समेंट लर्निंग के थ्रू, मतलब ट्रायल और एरर करो। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिर्फ तब रिवॉर्ड मिलता जब फाइनल आंसर सही होता था।
तो धीरे-धीरे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस ने स्टेप बाय स्टेप सोचना शुरू किया, मिस्टेक्स को करेक्ट करना शुरू किया और वेट, लेट्स ट्राई अगेन जो है टाइप पॉज़ लेना स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल ह्यूमन के जैसे। रिज़ल्ट अमेज़िंग था। एक टफ मैथ एग्ज़ाम जो है में R1 ने अपना स्कोर 15% से जो है 78% तक इम्प्रूव किया और फाइनल मॉडल जो है 86% तक पहुँच गया, जो एवरेज ह्यूमन स्टूडेंट से भी बेटर है। इसका मतलब ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब विदाउट ह्यूमन टीचिंग जो है खुद सीख कर रीजनिंग डेवलप कर सकता है और ये फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्मार्टर और क्रिएटिव बनाने में हेल्प करेगा। मैथ्स, कोडिंग, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व करने में भी हेल्प करेगा। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, शुड इंडिया ओवरलुक बाउंड्री इश्यूज वाइल नॉर्मलाइजिंग टाइज विद चाइना। तो अभी सितंबर में जो है पीएम मोदी ने चाइना से का विजिट किया, एससीओ समिट के अटेंड किया तियानजिन चाइना में। वहाँ उनकी चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग से भी मीटिंग हुई। दोनों लीडर ने डिसाइड किया कि जो बायलैटरल ट्रेड है और एयर कनेक्टिविटी जो है रीस्टार्ट करेंगे और बॉर्डर पे जो है पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है। और ये डिसीजन स्पेशल था क्योंकि जो है गलवान जो वैली क्लैशेस 2020 में हुए थे उसके बाद रिलेशंस काफ़ी टेंस थे। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चाइना रिलेशन नॉर्मल करना बाउंड्री इश्यूज सॉल्व के लिए किए बिना जो है वो पॉसिबल नहीं है, जैसे 1988 और 1990s में हुआ था। लेकिन पीस और ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करना ज़रूरी है। चाइना हिस्टोरिकली जो है इंडिया को पीयर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं समझता और अपनी सुप्रीमेसी को जो है बनाए रखना चाहता है। तो इसी वजह से बॉर्डर डिस्प्यूट जैसे कि गलवान हो सकते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री डेवलपमेंट तिब्बत प्लेटू में भी जो है तिब्बत प्लेटू में जो हो रहा है इसका पार्ट है। और अभी दोनों कंट्रीज एक दूसरे को डेवलपमेंट पार्टनर्स के रूप में देखते हैं और ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग और इकोनॉमी को लेकर टाइज जो है इम्प्रूव हो रहे हैं। लेकिन चाइना का जो है साउथ एशिया में स्ट्रैटेजी और इंडिया को अंडर एस्टिमेट करना भी एक चैलेंज है। तो इंडिया को केयरफुली बैलेंस करना होगा नॉर्मलाइजेशन और नेशनल सिक्योरिटी के बीच, इसमें पूरा ये बताते हैं। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, कतर मीट्स आईसीसी हेड एज इट मल्स एक्शन अगेंस्ट इसराइल। तो कतर ने जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो प्रेसिडेंट है उनसे मीटिंग की ताकि इसराइल के लास्ट वीक के स्ट्राइक के खिलाफ लीगल एक्शन परस्यू किया जा सके। और इसराइल ने कतर में हमास के लीडर को टारगेट किया, जिसमें 5 हमास मेंबर्स और एक कतरी जो है सिक्योरिटी ऑफिसर मारे गए। और कतर जो है आईसीसी में ऑब्जर्वर स्टेटस जो है उसका है, इसलिए खुद केस रेफर नहीं कर सकता, लेकिन लीगल और डिप्लोमेटिक एवेन्यूज एक्सप्लोर कर रहा है। और अरब और इस्लामिक जो ब्लॉक है उसने इसराइल के एक्शन रोकने के लिए लीगल मेजर्स लेने को कहा है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, यूक्रेन हिट्स रशियन ऑयल रिफाइनरी डीप बिहाइंड फ्रंट। तो यूक्रेन के ड्रोन्स ने थर्सडे को रशिया की एक मेजर ऑयल रिफाइनरी पर फिर से अटैक किया, जो कि ये स्ट्राइक रशिया के जो है एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार हो रहे ड्रोन अटैक्स का लेटेस्ट है, जिसका मकसद है कि रशिया के एनर्जी रेवेन्यूज़ को टारगेट करना, जो उसकी मिलिट्री फंडिंग में काम आते हैं। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल टू वोट ऑन ईरान सैंक्शन। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने फ्राइडे को जो है वोट करेगा कि ईरान के न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उस पर सैंक्शंस दोबारा लगाया जाए या नहीं। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन, जिसमें हमने सारी न्यूज़ को अच्छे से डिटेल से कवर किया। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।